चलिए तो हम लोग देखते हैं जीएस का पेपर 2। ये 64th बीपीएससी का पेपर है और ये पेपर 2 है। तो ओरिजिनल पेपर है और पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरह का था और इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आया था, तो हम लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वही जो बेसिक है कि 3 घंटे इसमें टाइम है और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 का है। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस जिनको हिंदी में देखना है हिंदी में देख लें, इंग्लिश में जिनको देखना है वो इंग्लिश में देख लें। तो हम लोग चलिए इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो जो अंत में जो लिखा हुआ है वो मार्क्स होगा इसका। खंड 1 और खंड 2 में जो है 3-3 प्रश्नों के और खंड 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 8 प्रश्नों का। ठीक है ना। लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और हिंदी और अंग्रेजी में किसी में अगर छपाई में अगर कोई गड़बड़ हुई तो इंग्लिश वाला प्रमाणिक माना जाएगा। और एक ही प्रश्नों के विभिन्न भाव के उत्तर जो है वो एक ही साथ लिखें, अलग अलग ना लिखें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ए में हमारे पास जो टोटल प्रश्न है उनकी संख्या है 4 और 4 में से हमें कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? तो 3। ठीक है, तो पेपर 1 से ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और पहला जो खंड है वो पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते हैं, तो अगर जिनका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है उनको यहाँ पे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन postulates in its preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic. What are the constitutional provision to enforce this declaration? ठीक है ना, यानी कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए हुए हैं? ठीक है, तो अगर आपको बंद याद है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है, आप उसको इजीली बहुत आराम से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पार्टिकुलरली इन बिहार, इज ही ए मेयर पॉपेट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस पर क्या है, जो कंट्रोवर्सी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। जैसे भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है? तो बूटा सिंह 2005 और केसरीनाथ का जो 2017 का कुछ एग्जाम्पल है वो हमने आंसर में दिया था, वो अलग केस है। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद हो गया था, काफ़ी अच्छा विवाद था, पेपर ऊपर में भी छप गया था और उसको ब्लैक लिस्ट, जिसने क्वेश्चन बनाया था ये, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सही है? मुझे तो सही नहीं, मुझे तो गलत नहीं लगता ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सही था और जो वास्तविकता के करीब ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन सही था तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत था, गलत मंशा से दिया हुआ था, एक संवैधानिक पोस्ट के आदमी को चोट पहुंचाई गई, तो आप डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग लाइक करते हैं, कितने डिसलाइक करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए रिसेंट फिनोमिना इन द इंडियन गवर्नेंस, कमेंट एंड ब्रिंग आउट द मेन आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है ना, कई जगह हमें देखने को मिलता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि आप देखिएगा कि बहुत सारे मामलों पर जब कानून संसद बनाती है तो उसके ऊपर में, या फिर सांसदों के काम जो है ना, विधायिका का काम जो है वो जुडिशियरी करने लगती है, तो उसी के ऊपर यह क्वेश्चन है। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और चलिए ये भी क्वेश्चन हमने उसको देखा था, इस क्वेश्चन को भी। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, मैंने ये सारे क्वेश्चंस तीनों अटैम्प्ट किए हैं और मैंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है ना, अभी तो ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसका जो भी बढ़िया आंसर होगा सारे क्वेश्चंस को घोट के मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए अब हमारा सेक्शन नंबर 2 शुरू होता है जो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा करीब है। तो क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया,
भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फूड सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है ही, उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा चीज़ था तो उसको देना था। एक और क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। विश्व व्यापार संगठन कई जगह अपनी टांग अड़ाता है, जिसमें आम्बेड बॉक्स सब्सिडी वगैरह का बहुत सारा लंबा चौड़ा चीज़ था, वो काफ़ी कुछ लिखने को था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इवेल्युएट द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, अनलेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेक्ड इन इंडिया द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी जज्ड इन इट्स ट्रू परस्पेक्टिव, एग्जामिन द स्टेटमेंट। जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए बहुत लंबी चौड़ी बात थी। बीच में एक मामला भी आया था जिसमें हमने देखा था कि हमारी जीडीपी जो है ना वो फ्रांस की जीडीपी को सरपास से आगे जा रही थी, सरप्लस हो रही थी, हमारी ज़्यादा हो रही थी जीडीपी फ्रांस के जीडीपी से। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि क्या भारत सचमुच महान हो गया? तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना भारत की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जब हम जितना उसका जीडीपी है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है। तो काफ़ी कुछ था लिखने को, और जाहिर सी मैंने लिखा होगा उस समय, काफ़ी पुराना है तो अभी के हिसाब से मुझे ध्यान नहीं है। अब सेक्शन 3 देखेंगे, खंड 3 है, डिस्पाइट द fact that India has got a very good network of rivers, there are several regions that suffer from water shortage and particularly potable water. Discuss the role of science and technology in water management to address this problem, citing examples. भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका साधारण विवेचना कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, और जो इसको वाटर मैनेजमेंट को बेसिक भी पढ़े हुए होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विथ इवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड डिप्लेटिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कंट्री इज फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज एट प्रेजेंट। Describe in detail the means providing by present day science and technology to overcome the growing energy demands. विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। काफ़ी बढ़िया था ये क्वेश्चन। आजकल खास करके जब सोलर प्लेट्स आ गई है ना तो बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा जैसे ये अपने मन से लिखने का उत्तर था, मतलब जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं ना वो इसको लिखने में एकदम जान डाल सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपने भाषा में लिखना था तो एकदम पूरा यूज़ कर सकते थे अपनी क्रिएटिविटी को। 11th नंबर का क्वेश्चन है, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप वाटर सिटीज़ इन डिफरेंट स्टेट्स, व्हाट आर योर विजन्स अबाउट स्मार्ट सिटीज़, इलुसिडेट द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियल स्मार्ट सिटीज। ठीक है। वर्तमान सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्मार्ट शहरों के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं? आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। सिंपल है, इसमें अगर आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल हो, सारे क्वेश्चंस में अगर डेटा अवेलेबल हो तो बेस्ट है। डेटा नहीं अवेलेबल है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप फिर भी लॉजिकली उत्तर लिखेंगे ना तो आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, manifold increase of population and non-planning has led to disproportionate garbage generation. Discuss the different types of wastes. How can the country eradicate this problem with the help of science and technology? Describe in detail. जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अयोजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। इस समस्या को देश
किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो रिसेंट में जो आर्टिकल्स आते हैं मैगजीन्स में उसी के ऊपर बेस्ड थे। सिंपल क्वेश्चन था और क्वेश्चन का लेवल भी मुझे बहुत सामान्य लगा और क्वेश्चन बस अच्छे से 3 घंटे का जो टाइम था ना वो कैसे निकला पता ही नहीं चला। तो हमने इसमें सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। GS 1 में भी अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट किया था, GS 2 में भी। तो बस मज़ा आ गया था दोनों को पेपर देने में। और जाहिर सी बात है रिजल्ट हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, उसमें इंटरव्यू दिया है मैंने। 10 मार्च को रिजल्ट आना था लेकिन वो थोड़ा सा मे बी 15 अप्रैल तक आए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही देखते हैं और बाकी है कि एकदम स्टडी फुल रहिए, जितना हो सके उतना जम के स्टडी कीजिए, ठीक है। और बस इतना ही, धन्यवाद।